हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ेंगे। और दोस्तों, इसके अंतर्गत हम अभी तक पार्ट 11 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये है आपका राजन सीरीज। तो दोस्तों, राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्न हम देख रहे हैं, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका पवन सीरीज, इंग्लिश का पवन सीरीज, जिसकी लघु उत्तरीय जिसके टोटल पढ़ाए जा चुके हैं। तो दोस्तों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और इसके अलावा आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको इन सब की लिंक मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको जहां से भी सुविधा लगे आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है। ये आपका पार्ट नंबर 12 है। तो चलिए देखते हैं इसमें। माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए हंटर आयोग ने क्या सुझाव दिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा के दोषों को किस तरह से दूर करने के लिए हंटर आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए। शिक्षा की ओर प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा कम ध्यान दिया गया। उनके गुणों तथा दोषों को दूर करने हेतु आयोग ने निम्न सुझाव दिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहला है विद्यालय को सरकार की ओर से मदद अनुदान दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्या कह रहे हैं कि जो भी विद्यालय हैं, यानी कि माध्यमिक विद्यालय हैं, उसके लिए सरकार को अनुदान देना चाहिए और मदद भी करनी चाहिए। नंबर 2 पर हम देखें, प्रत्येक जिले में एक से अधिक राजकीय विद्यालय ना खोले जाएं। क्लियर। जिससे कि दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसने कुछ गलत सुझाव दिए। उस समय के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक स्कूल होगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी किसी भी स्टेट के जितने भी जिले रहेंगे, उस प्रत्येक जिले में स्कूल जो भी उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी, उस समय की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार औसत हर जिले में माध्यमिक स्कूल हो पाएंगे। तो एक तरह से उनका ये सुझाव था। नंबर 3 पर हम देखें, विद्यालय के भवन निर्माण, विज्ञान सामग्री, पुस्तकालय और फर्नीचर आदि हेतु सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिए जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी विद्यालय के लिए भवन बनाए जाते हैं या फिर विज्ञान सामग्री यानी कि प्रयोगशाला के लिए जो भी सामग्री होती है, और पुस्तकालय या फिर फर्नीचर के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनके लिए सरकार आर्थिक अनुदान दे, जिससे कि विद्यालय में इन सारी चीज़ों की पूर्ति की जा सके। अब हम देखें नंबर 4 पर, सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए। तो इनका चौथा सुझाव क्या था माध्यमिक शिक्षा के लिए, कि जो भी सरकारी स्कूल हैं वो धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों में परिवर्तित कर दिए जाएं। और नंबर 5 पर हम देखें, देश के किसी भाग में अंग्रेजी स्कूलों के खोलने की आवश्यकता होने पर सहायक अनुदान प्रणाली के आधार पर खोला जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, अगर किसी भी देश के किसी भी भाग में अंग्रेजी स्कूलों के खोलने की आवश्यकता हो, तो वहाँ पर सहायक अनुदान प्रणाली का प्रयोग किया जाए। इससे कि दोस्तों, चूंकि वो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज हमेशा अपने देश के हित के बारे में सोचेंगे। चूंकि अनुदान प्रणाली का प्रयोग करने से कहीं ना कहीं वहाँ पे जो देश के हित में बात रहेगी, उनके देश के हित में बात रहेगी। यहाँ पे इस तरह के सुझाव दिए गए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये सुझाव आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह से माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए हंटर आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए। इसमें पहला आपका क्या है कि सरकार की ओर से मदद या अनुदान दिए जाएं, और प्रत्येक जिले में एक से अधिक राजकीय विद्यालय ना खोले जाएं, और विद्यालय के भवन निर्माण में विज्ञान सामग्री, पुस्तकालय और फर्नीचर आदि है तो सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिए जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और जो भी स्कूल हो धीरे धीरे प्राइवेट कर दिए जाएं, और देश के किसी भी भाग में अगर अंग्रेजी स्कूलों को खोले जाने की आवश्यकता है, तो एक तरह से वहाँ पर सहायक अनुदान प्रणाली के आधार पर स्कूल खोला जाए। क्लियर। तो ये 5 पॉइंट हमने देखे। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, लॉर्ड कर्जन के शिक्षा संबंधी सुझाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें लॉर्ड कर्जन के जो भी शिक्षा संबंधी सुझाव उसके विषय में हमें देखना है। कर्जन का कठोर निरंकुश शासक होने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का विरोधी होना नितांत स्वाभाविक था, और इसलिए भारतीयों द्वारा उसकी घृणा किया जाना भी स्वाभाविक था। तो दोस्तों, यहाँ अगर कर्जन की बात आती है, तो एक तरह से आपको तुरंत याद आ जाता होगा कि बंगाल विभाजन की बात, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर चूंकि वो कठोर और निरंकुश शासक था, तो इसलिए जो राष्ट्रीय आंदोलन
हुए उसका विरोध करना उसके लिए स्वाभाविक था, क्योंकि वो विरोध क्यों चाहेगा, क्योंकि वहां पे तो वो एक निरंकुश शासक है, वो किसी भी तरह का देशवासी उनके माध्यम से जो भी आंदोलन किए गए उसका वो विरोध कर रहा था। और अगर हम बात करें, यही रीजन था कि जो हमारे भारतवासी थे वो उससे घृणा करते थे। क्लियर। अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस पक्ष के अंतर्गत आती है कर्जन की असाधारण विद्वता एवं इस विद्वता के फलस्वरूप शिक्षा में उसकी अभिरुचि। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड कर्जन के प्रभाव की, तो चूंकि वो विद्वान था और उसके फलस्वरूप ही उसकी शिक्षा में रुचि भी थी, वह अंग्रेजी का उतना ही धुरंधर विद्वान था जितना कि मैकाले था। तो दोस्तों इसकी तुलना किससे की गई, मैकाले से, जो कि अंग्रेजी शिक्षा का भारत में अग्रदूत कहा जाता है। तो अंग्रेजी, जिस तरह से अंग्रेजी शिक्षा का विद्वान मैकाले था, सेम वैसे ही लॉर्ड कर्जन था, तो इसलिए इसकी तुलना मैकाले से की गई। नूरुल्लाह व नायक के अनुसार कर्जन से श्रेष्ठतर मानसिक क्षमता का कोई वायसराय भारत में उस समय तक कभी नहीं आया था। तो दोस्तों यहाँ उस समय तक जब तक यहाँ पे 1905 की अगर हम बात करें, चूंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो उस समय तक भी कर्जन के क्षमता का कोई भी, मानसिक क्षमता का कोई भी वायसराय भारत में उस समय तक नहीं आया था। अब यहाँ पर हम देखें, कर्जन में प्रशासकीय क्षमता एवं मानसिक योग्यता का सजीव सम्मिश्रण था। तो दोस्तों उसके अंदर वो सारे गुण थे जो एक प्रशासक में होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो निरंकुश था। यही रीजन था कि भारतीय जनता उससे नफरत करती थी, उससे एक तरह से कह सकते हैं घृणा करती थी। यहाँ पर आगे हम देखें, इस सम्मिश्रण के कारण उसकी यह धारणा थी कि शिक्षा में सुधार करके प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों चूंकि वो एक निरंकुश शासक था, तो उसे ये भी लगता था कि कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार करके ही प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार करने के विचार से पूर्व शिमला शिक्षा सम्मेलन का स्वयं सभापति, दोस्तों इसके लिए उसने शिमला में शिक्षा सम्मेलन किया था जिसका वो स्वयं सभापति था। इसके पश्चात उसने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवाया और शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित किए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य क्या है, यहाँ पे आपको शिक्षा सम्मेलन ये ध्यान रखना है, ये इसका सभापति कौन था, इसका सभापतित्व किया था स्वयं लॉर्ड कर्जन ने, और उसके पश्चात उसने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवाया। तो दोस्तों ये सारी चीजें, ये शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित किया। तो ये सारे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं लॉर्ड कर्जन के शिक्षा नीति से संबंधित, जो भी शिक्षा संबंधी उसके सुझाव थे उससे। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की नियुक्ति के कारण क्या थे। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की नियुक्ति के कारण, आयोग की नियुक्ति के अंतर्गत 4 मुख्य कारण थे। पहला इसमें देखते हैं, विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की संख्या में अत्यंत तीव्र वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालयों पर इतना कार्यभार हो गया था कि वे अपने कर्तव्य को कुशलता से पालन नहीं कर सकते थे। इसके फलस्वरूप कॉलेजों का प्रशिक्षण स्तर निम्न हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, इस आयोग की नियुक्ति का सबसे पहला कारण क्या है कि जो भी विश्वविद्यालय थे उसमें उससे संबंधित बहुत सारे कॉलेज हो गए थे, जिसकी वजह से जो सारा कार्यभार था वो विश्वविद्यालय पर आ रहा था, जिसकी वजह से जो विश्वविद्यालय के कुशलता थी, एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय का जो शिक्षण स्तर था वो धीरे धीरे निम्न हो गया था। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पर, पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत के समस्त विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया गया था। तो दोस्तों इसके अलावा लंदन विश्वविद्यालय का सन 1898 में पुनर्संगठन हो गया, अतः भारतीय विश्वविद्यालय को उसके अनुरूप परिवर्तित किया जाना जरूरी था। तो दोस्तों चूंकि जो भी विश्वविद्यालय भारत में खोले गए थे वो कहीं ना कहीं लंदन बेस पर खोले गए थे, लंदन विश्वविद्यालय के बेस पर। तो यही रीजन था कि जब लंदन विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन हुआ 1898 में, तो भारतीय विश्वविद्यालय को भी उसके अनुरूप परिवर्तित किया जाना जरूरी था। यहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त की बात हो रही है, क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत के समस्त विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय के को आदर्श मानकर किया गया था। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर
3 पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इसमें मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है कि 1902 जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के जो नियुक्ति थी उसके क्या क्या कारण थे, किन किन कारणों से हुई थी। पहला इसमें हमने कारण क्या देखा कि जो विश्वविद्यालय थे उस पर कार्यभार अधिक होने से, चूंकि उससे संबंधित बहुत सारे कॉलेज हो गए थे, इस वजह से कॉलेजों का जो शिक्षण स्तर था वो निम्न हो गया था। तो इसलिए भी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की नियुक्ति की गई। और यहाँ पर देखिए नंबर 2 पर क्या था कि पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त देश के समस्त विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें तो जो भी विश्वविद्यालय खोले गए थे वो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही खोले गए थे। तो एक तरह से जब 1898 में लंदन विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन हुआ तो उसी के अनुरूप ही हमारे भारतीय विश्वविद्यालय का भी पुनर्संगठन होना जरूरी था। और तो ये कारण था। और नंबर 3 पर हम देखें, यहाँ पे देखिए नंबर 3 है, विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और मान्यता देने का कार्य करते थे। इसमें शिक्षण की जो उनका मुख्य कार्य था कोई व्यवस्था नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका तीसरा कारण क्या था कि जो विश्वविद्यालय थे उनकी जो शिक्षा की गुणवत्ता थी वो बिल्कुल निम्न स्तर की हो चुकी थी। और दूसरी बात यहाँ पर है कि जो विश्वविद्यालय थे उनसे संबंधित कॉलेज बहुत ज़्यादा थे। तो इस एक तरह से वहाँ पर जो विश्वविद्यालय थे वो कॉलेजों को मान्यता देने का कार्य कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी, उनका जो मुख्य कार्य था शिक्षण, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका था। तो ये आपका तीसरा कारण हो गया। अब हम देखें नंबर 4 पर है, सीनेट के सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी और उसमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। तो जो भी सीनेट के सदस्य थे उनकी संख्या अधिक होने की वजह से कहीं ना कहीं जो हस्तक्षेप उनका ज़्यादा था और वहाँ पे जो भी अध्यापक थे विश्वविद्यालय के उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। क्योंकि दोस्तों जो अध्यापक होते हैं उन्हीं को बहुत बेहतर ढंग से पता होता है विश्वविद्यालय की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी कमियां हैं। तो यही सारे रीजन थे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के उपयुक्त आदर्श को प्राप्त करने एवं कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधार करने हेतु लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी सन 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। तो दोस्तों ये आप याद कर लीजिएगा और ये रीजन याद कर लीजिएगा कि क्या क्या रीजन थे। इसमें आप समझने की कोशिश करिए कि जो भी रीजन थे, इसमें पहला रीजन हमने क्या समझा कि विश्वविद्यालय थे उसमें कॉलेजों का संख्या अधिक होने से वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे, उनकी जो शिक्षण स्तर था वो निम्न हो गया था। और यहाँ पर हम बात करें चूंकि लंदन की बेस पर ही भारतीय विश्वविद्यालयों का गठन हुआ था, अगर लंदन विश्वविद्यालय में पुनर्संगठन हुआ तो भारत में भी पुनर्संगठन होना आवश्यक हो गया था। और तीसरे पर हमने क्या देखा कि विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने एवं मान्यता देने का कार्य कर रहे थे। तो एक तरह से वो अपने शिक्षण का कार्य था वो कहीं ना कहीं पीछे हो गया था, इसलिए भी उसमें चेंज लाना आवश्यक था। और नंबर 4 पर हम देखें तो सीनेट सदस्यों का हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा था, अपेक्षाकृत वहाँ पे शिक्षक की कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये 27 जनवरी सन 1902 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ये डेट याद रख लीजिएगा। क्लियर। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 54, गोपाल कृष्ण गोखले का प्राथमिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने में क्या योगदान रहा। तो दोस्तों यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले और प्राथमिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने में उनका क्या योगदान रहा हमें देखना है। तो दोस्तों उत्तर देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 ईस्वी में विधानसभा के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि यह सभा प्रस्ताव करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य आरंभ कर दिया जाए तथा इस कार्य के लिए सरकारी व गैर सरकारी लोगों को एक आयोग शीघ्र ही बने जो निश्चित उपायों को तैयार करे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका क्या प्रस्ताव था कि एक सभा बनाई जाए, संपूर्ण देश में जो प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए कार्य आरंभ करे और साथ ही जो भी गैर सरकारी सरकारी लोग हैं वो आयोग को शीघ्र ही बने, ऐसे
वो इस कार्य के लिए सरकारी व गैर सरकारी लोगों के एक आयोग शीघ्र ही बने जो निश्चित उपायों को तैयार करे। एक तरह से जो भी किस तरह से ये उपाय किया जाए कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो पूरे देश में निःशुल्क कराई जाए, उसमें सरकारी और गैर सरकारी लोग भी अपने अपने मत को रखें और शीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी किसी निश्चित उपाय पर पहुंचे। यहाँ पे कहने का सेंस ये है। अब हम देखें, ये देखिए इसमें देखिए नंबर 3 ABC पॉइंट है। ए में है प्राथमिक शिक्षा वहाँ अनिवार्य हो जहाँ पर पहले से 33% बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ पे पहले से ही 33% बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, किसी भी एरिया, चूँकि पूरे भारत की बात हो रही थी, तो वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। नंबर बी पर हम देखें, ऐसी शिक्षा 6 से 10 वर्ष के बालक हेतु होगी, ना कि बालिकाओं के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए केवल बालकों की बात हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऐसी शिक्षा, मतलब यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा की बात हो रही थी, तो निःशुल्क शिक्षा की बात हो रही थी, तो ये 6 से 10 वर्ष के बालकों हेतु होगी, ना कि बालिकाओं के लिए। और यहाँ पर देखिए इस शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाएं व प्रांतीय सरकार 1:2 के अनुपात में वहन करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी स्थानीय संस्थाएं हैं और प्रांतीय सरकार है वो 1:2 के अनुपात में जो ये शिक्षा 6 से 10 वर्ष के बालकों हेतु केवल उस शिक्षा का जो भी व्यय होगा वो उस व्यय का वहन करेगी। क्लियर। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट भी इसके अंतर्गत है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के माध्यम से जो भी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो भी सुझाव थे वो रखे गए कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से जो भी 6 से 10 वर्ष के बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, और उसके लिए जो भी शिक्षा व्यवस्था करे वो वहाँ की स्थानीय संस्थाएं और प्रांतीय सरकार करे, और उसका जो व्यय हो वो 1:2 के अनुपात में वो वहन करें। क्लियर। इतनी चीज़ें आपको समझनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 55, कोठारी आयोग के गुणों का वर्णन कीजिए। कोठारी आयोग के प्रमुख गुणों का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 पर हम देखें अधिकाधिक लोगों से शिक्षा ग्रहण करने हेतु आग्रह करना। नंबर 2 पर हम देखें नवीन प्रयोगों एवं शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना। नंबर 3 पर हम देखें शिक्षा के पुनर्संगठन द्वारा उसे उपयोगी बनाए जाने के व्यवहारिक प्रतिरूप का सुझाव प्राप्त होना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोठारी आयोग के गुणों का वर्णन यहाँ पे किस तरह से करना है कि थे वो निम्नलिखित है कि उसके यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु आग्रह करना कि किस तरह से ज़्यादा लोग शिक्षित हों, साक्षर हो सकें, और यहाँ पर नवीन प्रयोगों एवं शोध कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे कि लोगों के अंदर नवीन चेतना पैदा हो और एक तरह से देश में वैज्ञानिक और साथ ही शोध कार्य हों। और नंबर 3 पर हम देखें शिक्षा के पुनर्संगठन द्वारा उसे उपयोगी बनाए जाने के व्यवहारिक प्रतिरूप का सुझाव भी प्राप्त होना। नंबर 4 पर हम देखें शिक्षा का सर्वांगीण विकास और शिक्षा पर अधिकाधिक धन व्यय किए जाने का सुझाव, और शिक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन में महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट हैं कोठारी आयोग के गुणों का वर्णन है। ये कि उसके ये गुण थे कि वहाँ पर शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाए कि किस तरह से मूल्यांकन किया जाए, और जो भी शिक्षा पर अधिक से अधिक व्यय किए जाने का सुझाव, और शिक्षा का सर्वांगीण विकास किया जाए, और शिक्षा के पुनर्संगठन द्वारा उसे उपयोगी बनाए जाने के लिए व्यवहारिक प्रतिरूप का सुझाव प्राप्त किया जाए, और साथ ही नवीन प्रयोग एवं शोधों के कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये सारे पॉइंट हैं कोठारी आयोग के कि किस तरह से लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए, अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों और अधिक से अधिक लोग शिक्षा ग्रहण करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।